हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जेएस बाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2023 की। आज इसमें जो हम इसको फुल कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1 वीडियो 1 आपकी मैगजीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कंप्लीट करेंगे सितंबर माह की प्रतियोगिता दर्पण 2023 की, जो कि आपके पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, जिसमें कि आपका सभी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया डियर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम से थोड़ा से जूम कर देता हूँ। ओके, श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण के पश्चात चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की ओर अग्रसर। 23 अगस्त चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावित तिथि थी। तो ये अब जो उतर चुका है ऑलरेडी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 14 जुलाई 2023 का दिन जो है स्वर्णाक्षरों में जो है अंकित किया गया, जब देश के चंद्र मिशन के तीसरे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के लिए अपनी जो है यात्रा आरंभ की। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के बाहुबली यानी कि फैट बॉय कहे जाने वाले LBM-3 MK4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लेकर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को जो है दोपहर 2:35 पर इसने उड़ान भरी थी। ठीक है, इस शक्तिशाली रॉकेट ने 16 मिनट में ही इसके जो है प्रोपल्शन 179 किलोमीटर की ऊपर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया। ठीक है ना, जहां रॉकेट से अलग होकर चंद्रयान ने जो है पृथ्वी की कक्षाओं में चक्कर लगाने शुरू किए। पृथ्वी की कक्षा अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने के पश्चात यह अब जो है यानी कि उस टाइम पे 1 अगस्त 2023 को चंद्रमा की ओर बढ़ा था। हर चक्कर के पश्चात पहले से बड़ी कक्षा में प्रवेश करते हुए अंततः 1 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की दिशा में अब जो है यानी कि उस टाइम पे आगे बढ़ गया था और आगे चलकर यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा, यानी कि इसने प्रवेश किया था और सफल लैंडिंग भी चांद पे इसने की थी। यानी कि अब इसमें जो है चंद्रयान के लैंडर विक्रम तथा रोवर प्रज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, लैंडर विक्रम था इसका और रोवर जो था वो प्रज्ञान था, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और 26 किलोग्राम का रोवर यानी कि 1724 किलोग्राम के लैंडर के साथ ही है। ठीक है ना, तो ये जो है उस टाइम पे ये इमेज आपको दिख रही होगी। अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि यहाँ पे विक्रम लैंडर का नाम पूछ लिया था तो विक्रम था और रोवर जो था वो प्रज्ञान था। इसमें चंद्रयान इसका जो ये छोड़ा गया था आपका LBM-3 M4 से। ठीक है ना, यहाँ पे इसका नाम कहीं दिखा होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चंद्रयान 3 LBM-3 MK4 से। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे M4 LBM-3 M4 से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान की सतह पर सफल लैंडिंग से भारत ऐसी उपलब्धि जो है करने वाला विश्व का चौथा देश हो जाएगा और साथ ही साथ दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश हो गया है। ठीक है ना, यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत जो है वो पहला देश है दुनिया का। अब चंद्रमा के लिए भारत के पहले मिशन क्या थे, तो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को उड़ान भरी थी इसने, जिसने जो 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 14 नवंबर 2008 को इसका मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान फर्स्ट से अलग हुआ, किंतु 25 मिनट बाद ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस श्रृंखला में चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया था, जिसने 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते हुए उसकी सतह पर उतरने के लिए लैंडर विक्रम 2 सितंबर 2019 को ऑर्बिटल से अलग हुआ था तथा चंद्रमा की सतह से 2 से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर इसका पृथ्वी पर नियंत्रण कक्षा से जो है संपर्क टूट गया था तथा यह सतह पर
सॉफ्ट लैंडिंग करते समय क्रैश हो गया था। उसके बाद जो चंद्रयान 3 को हमने सफल लैंडिंग की है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विरुद्ध विपक्षी दलों ने जो गठबंधन किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है इंडिया, ठीक है ना। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका जो फुल फॉर्म है एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और जो इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स अलायंस, ठीक है ना। इंक्लूड अलायंस जो है इंडिया नाम का इन्होंने गठबंधन बनाया विपक्षी दलों ने, जिसमें भी अब दरारें पड़ चुकी हैं। और एक बड़े दल के, दो बड़े दल के नेता, जिसमें कि आपके झामुमो यानी कि झारखंड के हेमंत सोरेन और दिल्ली आपके अरविंद केजरीवाल दोनों जेल में पड़े हुए हैं। इस प्रकार जो है नेक्स्ट हेडलाइन है, राक्पा के अधिकांश विधायक अजीत पवार के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा विभाजन। पार्टी नेता शरद पवार द्वारा अपनी पुत्री सुप्रिया सुले व एक अन्य सांसद प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए जाने के 3 सप्ताह पश्चात ही हुआ, जब उनके भतीजे अजीत पवार अपने कुछ साथियों के साथ प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए। इस तरह पाला बदलने वालों में प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें 10 जून 2023 को ही पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार ने मनोनीत किया था, भी सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन हालांकि इसमें जो है इसमें इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे भाजपा व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्यपाल रमेश बैस ने जो है सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ अजीत पवार को 2 जुलाई को ही राजभवन में ग्रहण कराई, ठीक है ना। तो ये अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री की इन्होंने जो शपथ ली है, तो इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति हेतु पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। तो विश्वविद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी नियुक्तियों के मामले में जो है पीएचडी की अनिवार्यता को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने समाप्त कर दिया है। इस जो है इन पदों पर सीधी नियुक्तियों के लिए अब नेट, सेट, स्लेट ही अनिवार्य न्यूनतम योग्यता होगी। नए नियम 1 जुलाई 2023 से जो है लागू किए गए हैं और इस संबंध में औपचारिक जो है अधिसूचना यूजीसी द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सीधी भर्ती के लिए नेट, सेट और स्लेट न्यूनतम मानदंड होंगे। इस संबंध में टिप्पणी करते हुए यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि 1 जुलाई 2023 से इस भर्ती के लिए पीएचडी अब वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल योग्यता होगी, जबकि नेट, सेट और स्लेट अनिवार्य योग्यताएं की गई हैं। देश के बाहर आईआईटी के पहले कैंपस जंजीबार व आबू धाबी में। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भारत के विश्वविख्यात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि आईआईटीज की परिसर अब विदेशों में भी स्थापित करने की शिक्षा मंत्रालय की योजना है। ऐसा पहला कैंपस तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबारा में व दूसरा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी आबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। जंजीबारा में प्रस्तावित कैंपस आईआईटी मद्रास का परिसर होगा, जिसके लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय यानी कि आईआईटी मद्रास तथा जंजीबारा तंजानिया के शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय के बीच जो है सहमति यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर 5 जुलाई 2023 को जंजीबारा में संपन्न हुए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा जंजीबारा के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली तनवी की उपस्थिति में यह हस्ताक्षर सहमति पत्र पर किए गए। प्रस्तावित कैंपस में अक्टूबर 2023 से ही प्रशिक्षण प्रारंभ होने की संभावनाएं हैं। शुरू में बीटेक व एमटेक के अतिरिक्त बीएससी डाटा साइंस के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की आईआईटी मद्रास की योजना है। जंजीबारा के पश्चात विदेश में आईआईटी का दूसरा परिसर आबू धाबी में जो है स्थापित किया जाएगा, जो कि आईआईटी दिल्ली का कैंपस होगा। इसके लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आबू धाबी यात्रा के दौरान 15 जुलाई 2023 को किए गए हैं। इसमें परास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम सितंबर 2024 से प्रारंभ होंगे। यानी कि नई शिक्षा नीति के आने के पश्चात यह पहला अवसर है जब देश के आईआईटी के कैंपस विदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। छोटे अपराधों के मामले में कारावास के स्थान पर केवल जुर्माने का ही प्रावधान करने के लिए विधेयक लोकसभा में पारित।
न्यायालयों में मुकदमों का बोझ कम करने तथा कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए अनेक छोटे अपराधों में मामलों में कारावास की सजाओं के प्रावधान को समाप्त कर केवल जुर्माने के प्रावधान ही रखा जाएगा। इसके लिए जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 के केंद्रीय मंत्रिमंडल की 12 जुलाई 2023 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। यह विधेयक 27 जुलाई को लोकसभा में पारित हो गया। इस विधेयक के जरिए 19 विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटे अपराधों में कारावास के प्रावधानों को हटाया गया है। इसके अधिनियमित होने पर छोटे अपराधों के लिए अब जेल की सजा नहीं होगी तथा केवल जुर्माने का आरोपण ही किया जाएगा। अनेक मामलों में जुर्माने के आरोपण के लिए अदालती कार्रवाई की आवश्यकता भी नहीं हो रहेगी तथा जुर्माने की राशि 3-3 वर्ष के अंतराल पर 10-10% वृद्धि का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। वित्तीय सेवा, कृषि, वाणिज्यिक, सड़क परिवहन व डाक, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव नए कानूनों में किया गया है। इस विधेयक को मूलतः दिसंबर 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था, जहां संसद की संयुक्त समिति को इसे संदर्भित किया गया। संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा के पश्चात समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2023 में सौंपी थी। विधेयक को 27 जुलाई 2023 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए अर्थदंड के प्रावधानों को पिछली तिथि से ही लागू करने का सुझाव भी इसमें सुझावों में शामिल है। छोटे अपराधों के लिए कारावास की सजा समाप्त कर केवल जुर्माने के प्रावधान के लिए जिन 42 कानूनों में संशोधन नए प्रस्तावित संशोधनों कानूनों के जरिए किए जा रहे हैं, उनके नाम अग्रलिखित हैं। कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972, रबर अधिनियम 1947, चाय अधिनियम 1953, मसाला बोर्ड अधिनियम 1986, कानून माप विज्ञान अधिनियम 2009 और छावनी अधिनियम 2006, सरकार प्रतिभूति अधिनियम 2006, उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट विमुद्रीकरण अधिनियम 1978, साथ ही साथ सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944, आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1994, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भंडारण निगम अधिनियम 1962, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, फार्मेसी अधिनियम 1948, मेट्रो रेल संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, भारतीय डाक अधिनियम 1898, वॉलर अधिनियम 1923, कॉपीराइट अधिनियम 1957, वस्तु भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951, पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999, रेलवे अधिनियम 1989, मोटर वाहन अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, सांख्यिकी संगठन अधिनियम 2008। इस प्रकार 42 कानूनों में संशोधन इसमें किया गया है। विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% अब भारत में। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। बाघ यानी कि टाइगर्स के संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर व अन्य संबंधित कार्यक्रमों के परिणाम काफ़ी उत्साहजनक रहे हैं। यह उन प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में बाघ संख्या में वृद्धि का सिलसिला उत्तरोत्तर जारी है तथा वर्तमान में विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% भाग अब भारत में ही है। देश में बाघों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट्स 4-4 वर्ष के अंतराल के पश्चात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। ऐसी 5वीं चक्र की रिपोर्ट्स मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2023 को जिम कॉर्बेट पार्क में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी की गई।
इससे पूर्व ऐसी अंतरिम रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जारी की। विभिन्न राज्यों व टाइगर रिजर्व्स में बाघों की अलग अलग संख्या के आंकड़े उस समय जारी नहीं किए गए, जबकि चौथे चक्र की ऐसी जो है पिछली रिपोर्ट स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी की थी। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर नैनीताल में टाइगर रिजर्व फोर्स में आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने देश के सभी 53 टाइगर रिजर्व्स के साथ साथ सभी राज्यों में मौजूद बाघों की संख्या के आंकड़े भी जारी किए थे। – 2022 में 3682 जो है बाघों की संख्या है, जो कि अब बढ़ चुकी है। इसकी नेक्स्ट प्रतियोगिता दर्पण नेक्स्ट मंथ की जो कराएंगे उसमें सही आंकड़े आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। PSLV C-56 की सफल उड़ान द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के 2 सप्ताह के पश्चात ही इसरो ने जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और बड़ी कामयाबी 30 जुलाई 2023 को उस समय प्राप्त की जब अपनी एक व्यावसायिक उड़ान के तहत अपने विश्वसनीय PSLV C-56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रहों को जो सफल प्रक्षेपण उसने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। सिंगापुर का 360 किलोग्राम के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है वह अन्य 6 उपग्रहों छोटे उपग्रहों शामिल थे। इसमें 23 किलोग्राम का वोलेक्स AM सूक्ष्म उपग्रह, ARCAD प्रायोगिक उपग्रह, स्कूप 2 3U नैनो सैटेलाइट, गैलेक्सिया 2 व ORV-12 स्टार्टर शामिल हैं। इसरो की व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा अनुबंधित इस उड़ान के तहत सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लेकर 44.4 मीटर लंबे 4 चरण वाले PSLV C-56 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रातः 6:30 बजे उड़ान भरी तथा 23 मिनट के भीतर मुख्य उपग्रह DSSAR को 535 किलोमीटर की ऊंचाई कक्षा में स्थापित कर दिया। इस प्रकार जो है इसरो ने 56 की सफल उड़ान भर के इतिहास रच दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअली तरीके से संपन्न हुआ। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO 23वां शिखर सम्मेलन संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की 23वीं शिखर बैठक भारत की मेजबानी में जो है 4 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुई। भारत ने SCO की अध्यक्षता सितंबर 2022 में समूह के समरकंद जो है शिखर सम्मेलन के दौरान संभाली थी। SCO के राष्ट्र प्रमुखों का यह शिखर सम्मेलन राष्ट्राध्यक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति में नई दिल्ली में कराने का मूल कार्यक्रम था, किंतु बाद में जो है डिजिटल माध्यम से ही इसे संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व इस समूह का पिछला 22वां शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति में सितंबर 2022 में हुआ था, जबकि कोविड-19 के चलते 2020 में व 2021 में शिखर सम्मेलन क्रमशः रूस व तजाकिस्तान की मेजबानी में वर्चुअली तरीके से ही आयोजित हुए थे। भारत की संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्षता व शिखर सम्मेलन की थीम सुरक्षित SCO की ओर थी तथा यहाँ जो है सिक्वायर्स 2018 के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत सिक्वायर यानी कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर द सॉवरेटी एंड द टेरिटोरियल्स इंटीग्रिटी एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस का प्रतीक है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में संपन्न इस शिखर सम्मेलन में समूह के सभी 9 सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन में भागीदारी दर्ज की। ईरान को नए जो है 9वें सदस्य के रूप में इस शिखर सम्मेलन में ही समूह में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित नेताओं में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति सहित जो है SCO के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, जिसमें के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के थे,
और इसके अतिरिक्त 9वें सदस्य के रूप में शामिल किए गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस तथा पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त राष्ट्र बेलारूस, मंगोलिया के राष्ट्रपति तथा संगठन के वार्ता भागीदार देशों के शासन प्रमुख भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे, यानी कि ऑनलाइन वर्चुअली माध्यम से। समूह के नए सदस्य ईरान का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को बधाई दी और कहा, ईरान की एससीओ की सदस्यता के पश्चात चाबहार बंदरगाह का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। ईरान के बाद अब बेलारूस की भी इस समूह की सदस्यता के लिए सदस्यता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी सदस्यता की प्रक्रिया 2024 में पूर्ण होने की संभावना है। सम्मेलन में अपने संबोधन में आतंकवाद पर कड़े प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की आलोचना करने में इस समूह को हिचकिचाना नहीं चाहिए। आतंक के वित्त पोषण के विरुद्ध आपसी सहयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS, ठीक है ना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक संगठनों में सुधार के लिए एससीओ एक महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है, ऐसा आह्वान श्री मोदी ने अपने इस संबोधन में किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि एससीओ के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रूस ने इन देशों के साथ व्यापार में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट, जिसका भारत विरोध करता है, का मुद्दा भी चीनी राष्ट्रपति ने उठाया। शिखर सम्मेलन के पश्चात जारी साझा घोषणा पत्र में भारत के अतिरिक्त सभी देशों ने BRI प्रोजेक्ट का समर्थन किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत या किसी अन्य देश का नाम लिए बिना धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व कश्मीर मुद्दा उठाया। सम्मेलन के पश्चात जारी हुई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद व अलगाववादी समूह की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। राष्ट्रों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा एससीओ चार्टर के अन्य प्रावधानों के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी सदस्य राष्ट्रों ने घोषणा पत्र में की। संघाई सहयोग संगठन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं की परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से संघाई यानी कि 5 नाम से एक समूह की स्थापना रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान व तजाकिस्तान द्वारा अप्रैल 1996 में संघाई में की गई थी। यह 5 देश संघाई 5 के संस्थापक राष्ट्र थे। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान को इस समूह में शामिल कर इसका नाम भी संघाई सहयोग संगठन किया गया। इस प्रकार संघाई सहयोग संगठन एससीओ की औपचारिक स्थापना 15 जून 2001 को हुई मानी जाती है। भारत व पाकिस्तान को 9 जून 2017 से इस संगठन का सदस्य बनाया गया था, जिससे एससीओ के सदस्यों की संख्या 8 हो गई थी। इस समय 2023 में ईरान को भी शामिल किए जाने से इसके सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। मंगोलिया को 2004 से, अफगानिस्तान को 2012 से तथा बेलारूस को 2015 से पर्यवेक्षक का दर्जा इसमें प्रदान किया गया है। आर्मेनिया, अजरबैजान, कम्बोडिया, मिस्र, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की को वार्ता भागीदार का दर्जा इस संगठन में प्राप्त है। संघाई सहयोग संगठन के अस्तित्व में आने के पश्चात उसका पहला ही विस्तार 2017 में हुआ था, जिसके तहत भारत व पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया था। 2023 में ईरान इस संगठन का 9वां सदस्य बना है। आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी तथा सांस्कृतिक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध संघर्ष इस संगठन के उद्देश्यों में शामिल है। यानी कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 40%, कुल भूभाग विश्व के कुल भूभाग का 22% तथा इनकी अर्थव्यवस्था का कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% है। अब तक संघाई सहयोग संगठन के प्रमुख शिखर सम्मेलन, जिसमें कि पहला संघाई वर्ष 2001 में संघाई चीन में हुआ था, दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था 2002 में, तीसरा 2003 में मॉस्को रूस में हुआ था। उसके जस्ट बाद 2023 में भारत की मेजबानी में वर्चुअली मोड में संपन्न हुआ है। वर्ष 24वां सम्मेलन 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस व संयुक्त अरब अमीरात की यात्राएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस व संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजकीय यात्राएं 13 से 15 जुलाई 2023 को की। फ्रांस की 13 से 14 जुलाई की उनकी 2 दिन की यह यात्रा इस मायने में अति महत्वपूर्ण थी कि उन्हें 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय वेस्टिल दिवस के कार्यक्रमों में सम्मानित अतिथि के रूप में भागीदार के लिए राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आमंत्रित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। उनसे पूर्व 2009 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्रांस के वेस्टिल डे आयोजन में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। 13 जुलाई को ही एलसी पैलेस में एक निजी रात्रि भोज कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक व सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से राष्ट्रपति मैक्रों ने सम्मानित किया। विश्व के गिने चुने अग्रणी नेताओं को ही फ्रांस का यह सम्मान अब तक दिया गया है। मोदी जी यह सम्मान पाने वाले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। सम्मान को स्वीकार करते हुए श्री मोदी ने इसे भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया। इस सम्मान से पूर्व श्री मोदी को 13 अन्य देशों के राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था, जिसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी गई चैनल पे, आप देख सकते हो। 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी कि वेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में श्री मोदी शामिल हुए थे। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया था। ठीक है। पेरिस में 2 दिन के व्यस्त कार्यक्रमों के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दूसरे चरण में संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए। अबुधाबी हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने की। बाद में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने राष्ट्रपति भवन कशर अल वतन में किया। श्री मोदी के प्रति मैत्री भाव प्रदर्शित करते हुए मेजबान राष्ट्रपति ने उनकी कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड पहनाया। उनके यूएई आगमन के उपलक्ष्य में दुबई की प्रसिद्ध इमारतों में बुर्ज खलीफा को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया था। विगत वर्षों में प्रधानमंत्री रहते हुए श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यह 5वीं यात्रा थी। इससे पूर्व यूएई के दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के मई में हुए निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए जून 2022 में यूएई की यात्रा उन्होंने की थी। ताजा यात्रा पर मेजबान राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्विपक्षीय वार्ता के पारस्परिक बहुआयामी संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए विस्तृत वार्ता हुई। व्यापार व निवेश, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, उच्च शिक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा इस वार्ता में हुई। दोनों देशों के बीच 18 फरवरी 2023 को हस्ताक्षरित समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते 1 मई 2022 से लागू हुआ के चलते द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई तथा 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना तथा चौथा बड़ा निवेशक देश रहा है। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित तीसरे समझौते ज्ञापन के तहत यूएई की राजधानी अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। इसमें परास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से, स्नातक सितंबर 2024 से शुरू किए जाएंगे। आईआईटी दिल्ली विदेश में कैंपस स्थापित करने की घोषणा करने वाला आईआईटी मद्रास के बाद देश का दूसरा आईआईटी है। आईआईटी मद्रास ने जंजीबारा तंजानिया में कैंपस की स्थापना के लिए 5 जुलाई 2023 को ही समझौता ज्ञापन पर एमओयू हस्ताक्षर किए थे। गुजरात में फाइनेंशियल फ्री जोन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA की योजना का दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने वार्ता में स्वागत किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 163 देशों में भारत का 126वां स्थान। देश में आंतरिक संघर्षों, शरणार्थियों की स्थिति, पड़ोसी देशों के बीच साथ संबंधों आदि अनेक मानकों के आधार पर विभिन्न देशों व क्षेत्रों में शांति की स्थिति का आकलन
जो है सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड द पीस द्वारा वर्ष 2009 में से प्रति वर्ष जो है किया जाता रहा है। शांति की स्थिति की रैंकिंग के लिए ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI की गणना इंस्टीट्यूट द्वारा की जाती है। इंस्टीट्यूट की वर्ष 2023 की ताज़ा ग्लोबल पीस रैंकिंग में 163 देशों में 126वां स्थान भारत को दिया गया है, जो कि पिछले वर्ष 2022 की रिपोर्ट्स की तुलना में 9 पायदान का सुधार दर्शाता है। पिछले वर्ष 2022 की ऐसी रिपोर्ट्स में 135वां स्थान भारत को 163 देशों में दिया गया था। रैंक में 9 पायदान के सुधार के बावजूद इस स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। यह देश में शांति की अति निम्न स्थिति को दर्शाता है। सिडनी स्थित इस संस्थान की वर्ष 2023 की यह रिपोर्ट जुलाई 2023 में जारी की गई थी। रिपोर्ट में भारत सहित कुल 163 देशों के लिए शांति सूचकांक जो आकलित किए गए हैं। इस सूचकांक में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश आइसलैंड है। इसके पश्चात क्रमशः डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, जापान व स्विट्जरलैंड के स्थान जो है आते हैं। पिछले वर्ष 2022 की रिपोर्ट में पहले 3 स्थान क्रमशः आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड व डेनमार्क पिछले वर्ष इस मामले में चौथे स्थान पर था। 2 पायदान के सुधार के पश्चात इस वर्ष दूसरे स्थान पर है। विश्व शांति सूचकांक के आधार पर शीर्ष 10 देशों की रैंक तालिका दर्शाई गई है। पहले नंबर पे आइसलैंड रहा है और 10 नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा है। 154वें नंबर पे इराक रहा है और 163वें नंबर पे अफगानिस्तान रहा है। साथ ही साथ 17वें नंबर पे भूटान और जो है यहाँ पे 126 नंबर पे भारत रहा है। वहीं 146 पे पाकिस्तान और 11वें नंबर पे कनाडा और 131वें नंबर पे अमेरिका रहा है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की दृष्टि से रहने के लिए सबसे उपयुक्त सबसे खराब शहर। विश्व में रहने के योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है। EIU की वर्ष 2023 की ऐसी रैंकिंग जून 2023 में जारी की गई, जिसमें प्रमुख 173 देशों के शहरों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो आंकलित किए गए हैं। इनमें भारत के 5 शहर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई व बेंगलुरु को ही रैंकिंग में प्रदान की गई है। वर्ष 2023 की इस रैंकिंग में दिल्ली, मुंबई 141वें, चेन्नई 144 स्थान पर है, जबकि अहमदाबाद व बेंगलुरु क्रमशः 147 व 148वें स्थान पर हैं। पिछले वर्ष 2022 में ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट्स में भारत के दिल्ली, मुंबई ही शामिल थे। अब जो है इसमें 3 शहर और शामिल किए गए हैं, जिसमें कि चेन्नई, अहमदाबाद और साथ साथ चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली और बेंगलुरु को इसमें शामिल किया गया है और मुंबई को। ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का वर्ष 2023 में दूसरा आदान प्रदान किया गया था। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की आधिकारिक यात्रा जो है 20 से 21 जुलाई 2023 को नियमित राष्ट्रपति के रूप में जुलाई 2022 में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भारत की उनकी यह पहली यात्रा थी तथा यह यात्रा ऐसे समय में संपन्न की गई थी जब इस वर्ष पारंपरिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ दोनों देश मना रहे हैं। साथ ही श्रीलंका की कमजोर अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। पूर्व वर्षों में 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे भारत के साथ अच्छे आर्थिक संबंधों के पक्षधर रहे हैं तथा 2 दिन की उनकी यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने व मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। 20 जुलाई को नई दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने की। हवाई अड्डे पर ही उनके स्वागत में कलाकारों ने गरबा किया। बाद में उसी दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे भेंट कर विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा उनके साथ की। प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ मेहमान राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की द्विपक्षीय वार्ता 21 जुलाई को संपन्न हुई। वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार दोनों नेताओं को साझा किए। पारस्परिक सहयोग एवं साझेदारी संवर्धन के लिए दोनों देशों को सड़क मार्ग से जोड़ने की संभावना के अध्ययन के लिए सहमति दोनों पक्षों में रही। यानी कि दोनों देशों के बीच व्यापार व आर्थिक सहयोग की संभावना के विस्तार के लिए हवाई कनेक्टिविटी में वृद्धि के लिए भी सहमति दोनों पक्षों में रही है। व्यापार एवं लोगों के आवागमन में वृद्धि के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम व श्रीलंका के कांकेसुतुरई
कांके शुतरई के बीच यात्री फेरी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच विद्युत ग्रिड के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सहमति दोनों पक्षों में हुई। भारत व श्रीलंका के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन की संभावना को भी अध्ययन किया जाएगा। श्रीलंका में चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुद्दा भी वार्ता में उठा। भारत व श्रीलंका दोनों के सुरक्षा हित एवं विकास के एक दूसरे से जुड़े होने के कारण दोनों पक्ष इस बात पर एक मत रहे कि एक दूसरे की सुरक्षा व संवेदनाओं को देखते हुए दोनों देश साथ मिलकर कार्य करेंगे। दोनों देशों के मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों के साथ साथ श्रीलंका में रह रहे तमिलों के रहन सहन का मुद्दा भी वार्ता में शामिल रहा। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि जब तमिल समुदाय के लिए सम्मान व गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका संविधान के 13वें संशोधन को लागू करने तथा प्रांतीय परिषद चुनाव संपन्न कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगा। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग के 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। नवीकरणीय ऊर्जा, श्रीलंका में यूपीआई जो है शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट, एनिमल्स हस्बेंड्री व डेयरिंग के क्षेत्र में सहयोग के अतिरिक्त श्रीलंका में त्रिकोमाली जिले में जो है विकास परियोजनाओं से संबंधित समझौते इसमें शामिल हैं। बाद में स्वदेश वापसी से पूर्व राष्ट्रपति के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी मेहमान राष्ट्रपति ने भेंट की। राष्ट्रपति भवन में मेहमान राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का स्वागत करते हुए भारतीय राष्ट्रपति ने जो है कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर जो है अर्थात क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान रखता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में श्रीलंका को उसकी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का बहुआयामी समर्थन श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत आवश्यकता के समय हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है और भविष्य के भी इसी प्रकार समर्थन और सहायता करना जारी रखेगा। भारतीय राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी साझेदारी दोनों देशों और बृहद हिंद महासागर क्षेत्र के आम लोगों के लिए स्थायी और लाभदायक है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के नेतृत्व में श्रीलंका के साथ भारत अपनी विकासात्मक साझेदारी को जारी रखने और इसे मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति से भेंट एवं वार्ता के पश्चात मेहमान राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की स्वदेश वापसी उसी दिन हुई। भारत द्वारा म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ सामान्य संबंध बनाए रखने के संकेत। म्यांमार में सेना ने आंग सान सू की निर्वाचित जो है सरकार का तख्तापलट फरवरी 2021 में कर दिया था, जिससे नाराज होकर अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों ने द्वारा वहां लोकतंत्र की वापसी के लिए दबाव सैन्य सरकार पर बनाया हुआ है। इन दोनों देशों का भारत पर भी दबाव रहता है कि म्यांमार के सैन्य शासन के प्रति कठोर रुख वह अपनाए। इस मामले में यह स्पष्ट संकेत भारत ने दिए हैं कि वह अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप ही कदम उठाएगा। सैन्य तख्तापलट के पश्चात भारत एवं म्यांमार के विदेश मंत्रियों की पहली मुलाकात 16 जुलाई 2023 को बैंकॉक में हुई। मैकोंग गंगा सहयोग MGC के मंत्रियों की बैठक तथा बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में दोनों विदेश मंत्री बैंकॉक में थे। भारत व म्यांमार दोनों ही बिम्स्टेक के साथ साथ मैकोंग गंगा सहयोग के भी सदस्य हैं। यानी कि म्यांमार के विदेश मंत्री थान सुए के साथ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भारत म्यांमार थाईलैंड IMT हवाई के अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की बहाली, मानव तस्करी, नस्ली दवाओं की तस्करी, सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों के मुख्य मुद्दे इनमें शामिल थे। IMT हाईवे के कार्य में तेजी लाने का आग्रह भारतीय विदेश मंत्री ने वार्ता में किया। साथ ही म्यांमार में मानवीय स्थिति पर अपनी चिंताओं से भी उन्होंने अवगत कराया। इस पर म्यांमार सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि आर्थिक विकास, शांति व लोकतंत्र की मजबूती के लिए वहां की सरकार आशियाना द्वारा सुझाए गए 5 सूत्री फॉर्मूले पर कार्य कर रही है। उल्लेखनीय है कि सेना द्वारा म्यांमार में निर्वाचित सरकार का तख्तापलटे जाने के पश्चात अमेरिका व पश्चिमी देश वहां की सैन्य सरकार के प्रति कठोर रुख अपनाए हुए हैं। भारत से भी ऐसी ही अपेक्षा करते हैं। वहीं भारत म्यांमार के साथ संबंधों के मामले में काफ़ी सोच समझकर कदम उठाता है। भारत की म्यांमार के साथ लगभग 1600 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है। म्यांमार कुछ बड़ी परियोजनाएं भी भारत की मदद से निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा का मामला काफ़ी हद तक म्यांमार से जुड़ा हुआ है। इन सब बातों के चलते भारत ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि म्यांमार के मामले में भारत अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप ही फैसले करेगा।
म्यांमार के विदेश मंत्री के साथ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 16 जुलाई की वार्ता भी इस जो है स्पष्ट संकेत देती है कि भारत म्यांमार की मौजूदा सरकार के साथ संबंधों को पूरी तरह सामान्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। मैकोंग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक बैंकॉक में संपन्न। आइए जानते हैं क्या है मैकोंग गंगा प्रोजेक्ट। मैकोंग कॉर्पोरेशन एमजीसी क्या है। मैकोंग गंगा सहयोग यानी कि एमजीसी 2 प्रमुख नदियों मैकोंग व गंगा की घाटियों में रहने वाले लोगों के निकट संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 में शुरू की गई 6 देशों की एक पहल है। आसियाना के 5 देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के अतिरिक्त भारत इसमें शामिल है। पर्यटन, संस्कृति, परिवहन, संचार तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग संवर्धन इसके उद्देश्यों में शामिल है। गंगा जहां भारत की सबसे प्रमुख नदी है, वहीं मैकोंग का प्रवाह चीन, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया व वियतनाम में है। मैकोंग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर व लाओस के उनके समकक्ष की सह-अध्यक्षतात्मक 16 जुलाई 2023 को हुई। इसकी पिछली 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 21 जुलाई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। भारत म्यांमार थाईलैंड आईएमटी हाईवे को जो है विशेष प्राथमिकता देने पर बल भारतीय विदेश मंत्री ने बैठक में दिया। 1300 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग के लिए कार्य प्रगति पर है तथा इसके पूरा होने से म्यांमार थाईलैंड के साथ व्यापार संवर्धन के साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यटन का भी विस्तार होगा। इस राजमार्ग का आगे कंबोडिया, लाओस व वियतनाम तक विस्तार का भारत का प्रस्ताव है। यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि व जल संसाधन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि के लिए मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन बिजनेस काउंसिलिंग के गठन का निर्णय जो है बैठक में लिया गया। पारस्परिक सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश पर भी चर्चा बैठक में हुई। एमसीजी की इस बैठक के सिलसिले में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15 जुलाई को ही बैंकॉक पहुंचे हुए थे। बैंकॉक में एमसीजी बैठक के साथ जो है 17 जुलाई को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक भाग लेने की भी इसमें भारतीय विदेश मंत्री का कार्यक्रम था। म्यांमार के विदेश मंत्री के साथ उनकी वार्ता अलग से हुई। आइए थोड़ा 2 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। 15 माह के अंतराल के पश्चात देश के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में 600 अरब डॉलर का बिंदु पार किया। जुलाई 2023 के मध्य में भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष एक बार पुनः 600 अरब डॉलर का बिंदु पार कर गए हैं। रिजर्व बैंक द्वारा 21 जुलाई 2023 को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 14 जुलाई 2023 को कुल विदेशी मुद्रा कोष 609.022 अरब डॉलर के जो हो गए थे। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार विगत एक सप्ताह में विदेशी मुद्रा कोष में 12.74 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। एक सप्ताह पूर्व 7 जुलाई 2023 को समाप्त सप्ताह में जो है विदेशी मुद्रा कोष 596.28 अरब डॉलर के थे, जो कि अब इसमें 12.74 की ग्रोथ हुई है। मार्च 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण। आरबीआई की रिपोर्ट। भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में रिजर्व बैंक ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट 30 जून 2023 को जो है जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 624.7 अरब डॉलर था, जो कि एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 619.1 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 5.6 अरब डॉलर यानी कि 0.9% की जो है वृद्धि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुई है।
ठीक है ना। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान विदेशी ऋण में हुई वृद्धि रुपए व अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में हुई वृद्धि के चलते कम रही। डॉलर के मूल्य में यदि वृद्धि नहीं हुई होती तो 2022-23 में विदेशी ऋण में वृद्धि 5.6 अरब डॉलर के स्थान पर 26.2 अरब डॉलर की होती। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है। मार्च 2023 के अंत में अल्पकालिक ऋण देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 22.2% थे, जो कि इस वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 20.0% थे। मार्च 2023 के अंत में ऋण सेवा अनुपात 5.3% है और कुल विदेशी ऋण जो है तो 624.7 अरब डॉलर का है वर्तमान में। 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2023 में भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े इस प्रकार हैं। टोटल जो विदेशी व्यापार शेष है जो 2023-24 में 57.60 आंकड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे सेवाओं का व्यापार है 35.2 23-24 में और टोटल है नीचे 22.59। विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतर प्रभाव व बाह्य प्रवाह के संबंध में अंगटोड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 एफडीआई प्राप्तियों में अमेरिका का शीर्ष स्थान है तथा भारत का स्थान 8वां है। तो एफडीआई प्राप्त देशों में जो है भारत 8वें पायदान पर आया है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे एफडीआई अंतर प्रवाह एफडीआई प्राप्त करता अरब डॉलर में। विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था जो है 900 यहाँ पे 2022 में 916 है, वहीं विकसित अर्थव्यवस्था 378, टोटल है 1295। यहाँ पे 2022 की रैंक दी गई है जो एफडीआई के क्रमांक में ये 20वीं यानी कि 25 क्रमांक है भारत का, 20वें पायदान पे है, 15/17 है। 2022 में 15, 2021 में जो था 17वां था। 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि 6.4% रहने की पूर्वानुमान में एशियाई विकास बैंक ने कोई जो परिवर्तन नहीं किया है। गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में चावल की कीमतों में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने गैर जो बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा जुलाई 2023 में की है। कोलालमपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय अभी जो है हाल ही में 2023 में ही देश के रक्षा निर्यातों के लिए बाजारों का विस्तार कर ऐसे निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का एक क्षेत्रीय कार्यालय मलेशिया में कोलालमपुर में जुलाई 2023 में स्थापित किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में HAL का जो है कार्यालय किस देश में स्थापित किया गया था, पीटी में क्वेश्चन बन सकता है, तो कोलालमपुर लगाना मलेशिया। ईपीएफ जमाओं पर 8.15% ब्याज को वित्त मंत्रालय की मंजूरी दी गई है। तो ईपीएफओ पे हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा कितने % की जो मंजूरी दी गई है ब्याज में, तो 8.15 इसका सही आंसर होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विभिन्न राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक EPI वो उनकी रैंक है, जिसमें कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे राज्यों की निर्यात तैयारियों के संबंध में नीति आयोग के वर्ष 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक तमिलनाडु शीर्ष स्थान पे है। यहाँ पे तमिलनाडु जो है शीर्ष स्थान पे है, नंबर 1 पे निर्यात सूचकांक में। लक्षद्वीप जो है 36वें नंबर पे है। वहीं उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे है और उत्तर प्रदेश गुजरात 4 नंबर पे है। उसके बाद जो है यहाँ पे बात करें बिहार की, तो बिहार इस पायदान में 22वें नंबर पे है और झारखंड जो है 20वें नंबर पे है। दिल्ली 18वें नंबर पे है। देश में बहुआयामी निर्धनता में भारी कमी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की एक ताज़ा अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार देश में बहुआयामी निर्धनता में भारी कमी हाल ही में वर्षों में आई है। यानी कि 2019 से 2021 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर आधारित आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशंस पॉवर्टी इंडेक्स एक प्रोग्रेस रिव्यू 2023 शीर्षक वाली यह रिपोर्ट
आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने 17 जुलाई 2023 को जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015-16 में देश में बहुआयामी निर्धनता जनसंख्या कुल जनसंख्या का 24.85% थी, जो कि 2019 से 21 के दौरान घटकर 14.96% रह गई है। ठीक है। राजस्थान में महात्मा गांधी की न्यूनतम जो आय गारंटी योजना। भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि 6.1% रहने का मुद्रा कोष का जुलाई 2023 का नया पूर्वानुमान है। 0.2% की इसमें बिंदु का सुधार हुआ है। राज्य में जो है राजस्थान में राज्य में निवासियों को न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना जुलाई 2023 में प्रारंभ की गई। इसके लिए एक विधेयक राजस्थान विधानसभा में 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया है। राजस्थान रोजगार गारंटी विधेयक नाम के इस विधेयक में जुलाई व शहर ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में 25-25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन की राशि में प्रतिवर्ष गारंटी शुदा वृद्धि का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत तथा शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन के जो है इसमें रोजगार पूरा होने के पश्चात पात्र व्यक्तियों के लिए 25-25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी नए लाए गए कानून के जरिए उपयुक्त योजना के तहत दी गई है। बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह इस योजना के तहत किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि का प्रावधान भी योजना के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन योजना। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मोटे अनाजों की बुआई को प्रोत्साहित करने के लिए इनके जो है प्रमाणित बीज 80% सब्सिडी पर सहकारी शासकीय संस्थाओं से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2 वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत इस योजना में 23.25 करोड़ के खर्च का अनुमान है लगाया गया है। नवीनतम सामान्य ज्ञान। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया, जो कि विपक्षी दलों का एक गठबंधन है, नियुक्तियां हुई हैं। अपॉइंटमेंट मनोज यादव रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं। उसके साथ ही साथ जो है इनकी नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो आरपीएफ के यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक डीजी के पद पर नियुक्त किया गया है इन्हें, और इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2023 को पूरा हुआ है। ठीक है ना, संजय चंद्र का, और इनका स्थान जो है मनोज यादव ने 1 अगस्त 2023 को लिया है। इस पद पर उनकी यह नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति 31 जुलाई 2025 तक के लिए की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों को अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे 4 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश जो है अपॉइंट किए गए हैं। इसके तहत जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे को अब तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, और ओडिशा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है सुभाषित तलपन्ना को प्रोन्नत कर अब इसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को प्रोन्नत कर गुजरात उच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश अब बनाया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष जे देसाई का प्रोन्नयन कर केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है बनाया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस पद पर पुनर्नियुक्ति की गई है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 3 वर्ष के लिए कार्यकाल हेतु नियुक्ति सरकार ने 1 जुलाई 2023 को की है, यानी कि जून 2014 से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्यरत रहे तुषार मेहता को देश का सॉलिसिटर जनरल अक्टूबर 2018 में नियुक्त किया गया था। सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता का कार्यकाल मूलतः जून 2020 तक था, किंतु 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति उन्हें जून 2020 में प्रदान की गई थी। अब 1 जुलाई 2023 से पुनः 3 वर्ष की पुनर्नियुक्ति से वह अब जून 2026 तक इस पद पर रहेंगे।
ज्ञातव्य है कि अटॉर्नी जनरल के पश्चात सॉलिसिटर जनरल ही देश में दूसरा बड़ा वरिष्ठ विधि अधिकारी होता है। न्यायमूर्ति एस के सिंह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति एस के सिंह को इस न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष सरकार ने जुलाई 2023 में नियुक्त किया है। इस पद पर न्यायमूर्ति ए के गोयल 6 जुलाई 2018 से कार्यरत थे, जो कि 6 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रभात कुमार दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। भारतीय विदेश सेवा के 1991 बैच के अधिकारी प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त होंगे। वह यह कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व वह विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। संदीप चक्रवर्ती इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्ति जुलाई 2023 में प्रदान की गई है। इस नियुक्ति से पूर्व वह बांग्लादेश में उच्चायुक्त रहने के अतिरिक्त स्पेन, कोलंबिया, पेरू, अमेरिका आदि में विदेश मंत्रालयों के अतिरिक्त दायित्व निभा चुके हैं। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक सह सीईओ पुनर्नियुक्त किए गए हैं। पीएम प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं। राकेश पाल तटरक्षक बल के महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं। साथ ही साथ पुरस्कार और सम्मान। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पुरस्कार 2022-23 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF ने वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों के लिए अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा जुलाई 2023 में की है। मिजोरम के लालियाना जुआला छांगटे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर इन पुरस्कारों के तहत घोषित किया गया है। पुरुषों में महिलाओं में मनीषा कल्याण पंजाब को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उद्यनम खिलाड़ी जो यहाँ पे घोषित किया गया है। पुरुषों में आकाश मिश्रा, महिलाओं में शिलजी धामी उद्यमन खिलाड़ी हैं ये। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया। इसकी डेफिनेशन ऊपर हमने की थी। गांधी शांति पुरस्कारों में अब तक के सभी विजेताओं की सूची इस प्रकार है, जिसमें कि 2021 का पुरस्कार मिला गीता प्रेस गोरखपुर को। 2020 में बांग्लादेश के दिवंगत बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला था और 2019 में ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद को मिला था। त्यागपत्र व पद से डिसमिस। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला का त्यागपत्र हाल ही में इन्होंने दिया है। मंगला अब निधन जो है डेथ मंगला नार्लिकर। प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का 80 वर्ष की आयु में 17 जुलाई 2023 को पुणे में निधन हो गया। कब? 17 जुलाई 2023 को। कौन थी? प्रसिद्ध गणितज्ञ थी मंगला नार्लिकर, जिनका निधन 17 जुलाई 2023 को पुणे में हुआ है। ठीक है। ओमान चांडी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओमान चांडी का 79 वर्ष की आयु में 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हुआ है। वह 2004 से 2006 तक 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके निधन पर केरल सरकार ने 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश व 2 दिन राजकीय अवकाश घोषित किया। तो इस प्रकार 17 जुलाई 2023 को मंगला नार्लिकर का निधन हुआ है पुणे में, और ओमन चांडी का जो कि केरल के सीएम थे 18 जुलाई 2023 को इनका निधन हुआ है बेंगलुरु के एक अस्पताल में। KM वासुदेवन नंबूदरी केरल के प्रसिद्ध चित्रकार व कला निर्देशक KM वासुदेव नंबूदरी का 98 वर्ष की आयु में 7 जुलाई 2023 को सबसे सीनियर रहे हैं। 7 जुलाई 2023 को कोट्टकल में निधन हो गया है। वह केरल ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे थे तथा राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित थे। कुछ इंपोर्टेंट दिवस हैं। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस, और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को चार्ट अकाउंटेंट दिवस CA दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को कनाडा का राष्ट्रीय दिवस है। 1 जुलाई को पहला शनिवार को राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिक दिवस। उसके बाद 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस।
20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 20 जुलाई को चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य के कदम पड़ने की वर्षगांठ मनाई जाती है, और 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस और 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तकें हैं कुछ इम्पोर्टेंट: इंडिया राइजिंग मेमोइर्स ऑफ द साइंटिस्ट, ये पुस्तक जो है आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा ने लिखी है। द हीरो ऑफ कुमाऊं, द लाइफ ऑफ जिम कार्बेट जो है डफ हॉट डेविस ने लिखी है। उसके बाद हाउ द वेस्ट लीडर्स लीड, ये ब्राउन ट्रेसी ने लिखी है। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष ने लिखी है। द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग्स एंड गुड्स लॉन्ग ऑफ लाइफ जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ जो है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। वर्ष 2023 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर 2023 में भारत में हुआ। वर्ष 2023 की 71वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया जाएगा। यह घोषणा प्रतियोगिता की आयोजक संस्था मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जूलिया मॉर्ले ने की। प्रतियोगिता का फाइनल दौर 6 दिसंबर 2023 को होने की संभावना है। इसको जो हम नेक्स्ट प्रतियोगिता दर्पण में जानेंगे। भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023। भारतीय नौसेना तथा जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JMSDF के संयुक्त अभ्यास जिमैक्स का 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 को विशाखापट्टनम के तट पर संपन्न हुआ। इसमें पहले 3 दिन जो है बंदरगाह चरण के कार्यक्रम विशाखापट्टनम में हुए, जबकि बाद में समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ। 2012 में जापान में शुरू हुए इस संयुक्त अभ्यास का पिछला 6वां संस्करण सितंबर 2022 में जो विशाखापट्टनम व बंगाल की खाड़ी में ही संपन्न हुआ था। सिंगापुर में 19 वर्ष के अंतराल पर किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा हुई है। सिंगापुर में 19 वर्ष के अंतराल के पश्चात 28 जुलाई 2023 को एक महिला अपराधी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 45 वर्षीय सारी देवी जमानी को 31 ग्राम हेरोइन की तस्करी करते हुए पकड़ा गया तथा उसके लिए 2018 में उसे मृत्यु दंड सुनाया गया था। सिंगापुर के कानूनों में 15 ग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। पुरुषों की फांसी पर चढ़ाने के मामले में वहां होते रहे हैं, किंतु किसी महिला को फांसी पर चढ़ाए जाने का यह मामला 19 वर्ष के अंतराल के पश्चात वहां हुआ है। यह सारा देवी जमानी ने से पूर्व 2004 में 36 वर्षीय एक महिला अपराधी को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में ही फांसी पर चढ़ाया गया था। आइए खेलकूद से इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट उठाते हैं। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को पुनः स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है ना। भारत के ओलंपिक चैंपियंस जो है नीरज चोपड़ा ने 1 जुलाई 2023 को वर्ल्ड एथलेटिक्स डायमंड्स लीग के लुसाने चरण में जो जैवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। 5 मई 2023 को इस लीग के दोहा सत्र में भी जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 6 स्वर्ण पदकों के साथ भारत का पदक तालिका में तीसरा स्थान है। किसमें? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। भारतीय पदक जो विजेता स्वर्ण अजय कुमार सरोज 1500 मीटर में, अब्दुल्ला जो अबूबकर तेहरी कूद में, तेजिंदर पाल सिंह शॉटपुट में। महिलाओं में जो है स्वर्ण पदक मिला है ज्योति यारा जी को और पारुल चौधरी को, ठीक है ना, ये यूपी से रिलेटिव है। अब बांग्लादेश महिला क्रिकेट। बांग्लादेश के दौरे पर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 3 T20 व 3 ODI मैचों की श्रृंखला जुलाई 2023 में खेली। इनमें पहले खेली गई T20 श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती, जबकि बाद में खेली गई ODI श्रृंखला 1-1 से बराबर रही। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया महिला एजेज श्रृंखला
एक टेस्ट मैच, ओडीआई और T20 मैचों के एजेस श्रृंखला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा जून जुलाई 2023 में किया। इस श्रृंखला में खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने 89 रनों से जीता। अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। दक्षिणी क्षेत्र 14वीं बार दिलीप ट्रॉफी का विजेता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की घरेलू क्रिकेट की प्रथम श्रेणी क्रिकेट की 2023 की दिलीप ट्रॉफी के लिए 6 क्षेत्रों के जोन्स की टीमों के बीच जो है मैच 28 जून से 16 जुलाई 2023 को खेले गए। प्रथम श्रेणी क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी के इस 60वें संस्करण के फाइनल में पहुंचने वाली टीमें पश्चिमी क्षेत्र व दक्षिणी क्षेत्र की थी। 12 से 16 जुलाई को बेंगलुरु में खेले गए फाइनल्स में पश्चिमी क्षेत्र को 75 रन से हराकर दक्षिणी क्षेत्र जो है यानी कि साउथ जोन ने जो है इस क्षेत्र में ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला एजेस श्रृंखला 2023 श्रृंखला ड्रॉ होने के बावजूद एजेस पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा बरकरार है। भारत वेस्ट इंडीज श्रृंखला इतनी जो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फुटबॉल में स्टार जो है मेसी अब अमेरिका के इंटर मियामी क्लब के साथ जुड़े। 2 वर्षों यानी कि 2021 से 2023 तक फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन्स PSG फुटबॉल क्लब से समाप्त रहने के पश्चात अर्जेंटीना के जाने माने फुटबॉल लियोनेल मेसी अब जुलाई 2023 में अमेरिका के इंटर मियामी फुटबॉल क्लब से जुड़ने जा रहे हैं। आदित्य एस सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, अभी 84 में भी बन चुके हैं। और भारत के लक्ष्य सेन कनाडा ओपन बैडमिंटन में एकल खिताब के विजेता। उसके बाद कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में भारत के सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने युगल खिताब जो है अपने नाम किया। उसके बाद यूकी भांबरी का ATP टूर में पहला खिताब मिला है। हॉपमैन कप 2023 क्रोएशिया का दूसरा खिताब आया है। साथ ही साथ सीनियर जो राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप 2023 हैदराबाद में 2 से 5 जुलाई 2023 को संपन्न 76वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप में पुरुष व महिला दोनों ही वर्गों में कर्नाटक की टीम चैंपियन रही है। विंबलडन 2023 में 3 से 16 जुलाई 2023 को लंदन में खेले गए इस वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब जीतकर चेक गणराज्य की मार्केटा वोड्रोशोवा ने इतिहास रच दिया है। और कार्लोस अल्कराज ने भी अपने नाम किया है खिताब। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आधव अर्जुन बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। आधव अर्जुन जो हैं बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। जुलाई 2023 में 4 फार्मूला 1 रेसों ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स तथा बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया।
ये जो है मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र इसमें छपा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन है। इस प्रकार से जो है आंसर राइटिंग करनी चाहिए हमें। ये कुछ इम्पोर्टेंट जैसे इंटरव्यू हैं जो लोग इन्होंने जो है सिविल सेवा परीक्षा 2022 में हिंदी माध्यम से चयनित है, 486वां स्थान है। प्रेम सुख दत्तड़िया इनका नाम है। इनका जो है एक रिटन इंटरव्यू है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन्हें। इनका जो है सिविल सेवा परीक्षा 2022 में हिंदी माध्यम में 520वीं रैंक है। आदर्श पटेल की मनीषा जो है मीना है, इनका 2022 में जो हिंदी माध्यम में 651वां स्थान मिला है। इनको जो है 710वां स्थान मिला है मोहनदास चारण को सिविल सेवा परीक्षा में। ये सारा कंटेंट जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैंने ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में पहले करा दिया था, अब उसको यहाँ पे जो है विस्तृत तरीके से जो है समरी किया गया है, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही था, मैंने आपको ऑलरेडी पहले करा दिया है ये सारा। अब हम जो लगाएंगे वो यहाँ पे सार संग्रह लगाएंगे, इसका इम्पोर्टेंट जो होता है पार्ट एक। उसके जस्ट बाद ये सितंबर माह का जो है कंप्लीट हो जाएगा। सारा टोटल मेंस के लिए इसमें दिया रखा है। काफ़ी अच्छी मैगजीन होती है ये, मेंस के फ्रंट ऑफिस है। प्लीज़ आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सार संग्रह। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द सर्वप्रथम किस जो ग्रंथ में दिखता है? अथर्ववेद में। मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय का जो है न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? प्रतिष्ठा के नाम से। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में जो है चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता है? धौलावीरा में। सम्राट अशोक की रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? कारुबाकी का। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? जहांगीर के। किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णहीन हो जाता है? अंगुत्तर निकाय में। अशोक के उत्तराधिकारियों में से किसने देवा नाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया है? दशरथ ने। 1620 में जहांगीर ने किस सेनापति के नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? राजा विक्रमाजीत ने। चोलों के उस समय पुर की कार्यकारिणी कहलाती थी आलमगढ़म। चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित थे? विदेशी जो है संसद संबंध विभाग से।
2024 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 61 के तहत। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के तहत, यानी कि 252। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 4 माह तक। एक विकासखंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासकीय अधिकरण। एक प्रशासकीय अधिकरण। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस के क्रांति से। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना था? सोहन सिंह भाभना। 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर सी स्कॉट मॉनक्रिएफ। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय कुलपति कौन था? आशुतोष मुखर्जी। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1927 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी द्वारा दांडी प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 को। कैम्ब्रिज पैम्पलेट्स का शीर्षक नाउ ऑफ और नेवर आर वी टू लिव ऑफ आर पेरिस फॉर एवर था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। अक्षांश 1 अंश जो है 111 बराबर होता है। एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहते हैं? वेनिस को। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा जो है किन दो देशों के बीच है? कनाडा और यूएसए के बीच। आडेर नीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य। चीन में जो है ग्रैंड्स नहर विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। रेखाच्छादन हेवर्स अर्थात नक्शे पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं जो उच्चों के ढाल के बीच अंतरों के बारे में अनुमान लगाने में सहायता करती हैं। घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। और विश्व की सबसे जो है लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गॉर्थार्ड्स वेस किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। मैसेटा का पठार किस देश में अवस्थित है? स्पेन में। नेक्स्ट है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र का पर जो है फैला हुआ है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में जो है स्थानांतरण के पश्चात घटती है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है डायटम क्रेटेशियाई हेरिंग। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर के रूप में पोषी स्तर तक पहुंचना। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। घास के स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते? जल की सीमा एवं आग के कारण। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख नीति है? नीति आयोग की। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली 1993 में। समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? अलग समिति ने। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? नीति आयोग। बुलुक कैपिटलिस्ट वेल पूंजीपति किस
कहा जाता है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले सूक्ष्म वित्तीय संस्थान द्वारा विनियमित हैं वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर क्या कहलाता है? आनुपातिक। सी विज संबंधित है सरकारी सेवाओं में पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर वृद्धि हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों के कठोर हो जाने से। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का अपहरण हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल का। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, वायरस से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन के पर आधारित है? प्रीवोस्ट के ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत पर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। अपमार्जक क्या है? साबुन। डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण है क्रमशः जीवाणु और विषाणु। चूहों को मारने की दवा जिंक फॉस्फेट है। रबर को कड़ा जो करने के लिए कोई क्या मिलाया जाता है? गंधक। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है? गतिज ऊर्जा। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे कहते हैं अंतर व्यक्तिक संचार। ये जो सी सेट के लिए इम्पोर्टेंट है। विश्लेषण की एक इकाई को कंटेंट की श्रेणी में रखने को क्या कहते हैं? कोडिंग। वह संचार जो संस्था के विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच होता है विकरणीय संचार कहलाता है। संचार दो या दो से अधिक लोगों द्वारा तथ्यों विचारों और भावनाओं को जो है आदान प्रदान होता है। संचार की यह परिभाषा दी है जॉर्ज टेरी ने। अध्यापक द्वारा जो है श्यामपट्ट पर लिखा गया कार्य संचार का कैसा माध्यम है? दृश्य माध्यम। संकेत विज्ञान में जो है अस्पष्टता को माना जाता है अभिसूचक संप्रेषण। प्रबंधक संस्था के लक्ष्यों उद्देश्यों नीतियों आदर्शों जो आदेशों कार्यक्रमों के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराता है संप्रेषण के माध्यम से। संगठन के कर्मचारी जब अपनी बात अपने अधिकारी तक ऊपर के स्तरों की ओर पहुंचाते हैं तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वमुखी संचार। मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना किस प्रकार का संप्रेषण है? यांत्रिक संप्रेषण। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ जो है सार्थक चिन्हों संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं संचार। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन कब शुरू होता है? फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था। इसे रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। विंबलडन कब शुरू हुआ था? 1877 में। यह ग्रॉस कोर्ट्स टेनिस ग्रैंड स्लैम इन चारों टेनिस प्रतियोगिताओं में सबसे पुराना है। आमतौर पर जून में तीसरे सोमवार से शुरू होता है। यूएस ओपन शुरू हुआ था 1881 में। यह अगस्त के आखिरी सोमवार से शुरू होता है और सितंबर के 2 सप्ताह तक चलता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू हुआ था? 1905 में। यह टूर्नामेंट हर वर्ष जनवरी के पखवाड़े में मेलबोर्न में आयोजित किया जाता है। देवगढ़ ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? क्रिकेट से। लियोनल मेसी जो फुटबॉल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। लिन डैन और ली चोंग वेई खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। डूरंड कप फुटबॉल की स्थापना 1888 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा की गई थी जो कि 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी हिटलीसी ने। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर। यार्वा क्या है? पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी। वह कौन सी कृषि प्रणाली है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपड़ कृषि। विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? अधिक वर्षा के कारण। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। विश्व में प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? लगभग 11%। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण जलवायु। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? मोचा कहवा को। SMTP का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? जीपीईजी का। कोबोल नामक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? ग्रेस हैपर ने। कंप्यूटर नेटवर्क ने राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? कई नेटवर्क को एक साथ जोड़ना। TFTP का पूरा नाम क्या है? ट्रैवल्स फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक किलोबाइट केबी कितने बाइट के होते हैं? 1024 बाइट के। कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? किसी नेटवर्क तक अधिकृत पहुंच को रोकना। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाइल फॉर्मेट PDF का पूरा नाम क्या है? प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट पोर्टेबल। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। GPU का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। कोई एक पूर्वी दक्षिण भाषा है जो कि मुख्य रूप से बोली जाती है ओडिशा राज्य में कंद समुदाय द्वारा। यांगली उत्सव किससे संबंधित है? अच्छी फसल और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए यह तीवा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। तीवा जनजाति पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम मेघालय रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय है। मध्य प्रदेश PSC यानी कि PCS राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 21/5/2023 का ये हल प्रश्न पत्र है। इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे सितंबर 2023 का विद्युत का दर्पण मैगजीन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी नीचे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक हेडलाइंस होगी तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। सारे यहाँ पे जो है सॉल्व क्वेश्चन पेपर है इसलिए कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट जैसे पोषण पखवाड़ा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें 6 वर्ष तक की आयु के लाभार्थी बच्चों के कद और वजन की माप सहित विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र में जेंडर की दृष्टि से संवेदनशील जल प्रबंधन, एनीमिया और स्वस्थ माँ के और बच्चे के लिए पारस्परिक भोजन और संबंधित गतिविधियों पर केंद्रित था। ठीक है ना। मिशन शक्ति क्या है? तो मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्रमशः 2 उप योजनाएं शामिल हैं, संबल और वन स्टॉप सेंटर OSC, महिला हेल्पलाइन 181 आदि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BPP। मौजूदा योजनाओं को संबल उप योजना का हिस्सा बनाया गया है। और सामर्थ्य प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, स्वधार गृह शक्ति योजना आदि। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? इस योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को PW और LM को गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान 5,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में उनके बैंक डाकघर खाते में DBT मोड से सीधे प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त दूसरे माह बच्चे को कवर करने के लिए इस योजना का विस्तार करके 6,000 की राशि का मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है, लेकिन यह लाभ दूसरे बच्चे के बालिका होने पर ही प्रदान किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव बच्चों के विचार, अधिकार और पोषण महिला बाल विकास मंत्रालय ने 1 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप अंतर्गत प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में मनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यह योजना बहु क्षेत्रीय हस्तक्षेप के माध्यम से देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात SRV में 16 अंकों तक के सुधार से परिलक्षित होता है, जो कि 2014-15 में 918 से बेहतर होकर 2021-22 में 934 हो गया है। वन स्टॉप सेंटर, हिंसा से प्रभावित और जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक छत के नीचे विविध एकीकृत सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें से 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 730 वन स्टॉप सेंटर या सखी सेंटर के माध्यम से पुलिस, चिकित्सा और कानूनी सहायता एवं परामर्श, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परामर्श की सुविधा शामिल है। निर्भया का फंड, अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति EC की एक बैठक 17 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई। इसी ने इस बैठक में पूर्व स्वीकृति 35 योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के अलावा निर्भया फंड के तहत वित्तीय सहायता के लिए
3 और परियोजनाओं का मूल्यांकन किया। इन परियोजनाओं में शामिल हैं भंडारण बॉक्स की स्थापना, 16 महिला बाजारों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, मणिपुर सरकार के द्वारा सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर की निगरानी सहित टीएसआरटीसी की बसों में एसओएस बटन के साथ वाहन ट्रेसिंग डिवाइस की सुविधा। मिशन वात्सल्य के लिए योजना दिशा निर्देश 5 जुलाई 2022 को जारी किए गए थे और घर गो होम एंड रीयूनाइट्स का शुभारंभ किया गया है विश्व बाल दिवस पर 20 नवंबर 2022 के अवसर पर विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। कुछ विविध महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम है जैसे कि मेक इन इंडिया, उद्योग प्रोन्नयन एवं आंतरिक व्यापार विभाग देश में विनिर्माण और विनिवेश परिस्थिति तंत्र को समर्थ करने में सबसे आगे रहा है। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। समर्थ योजना कपड़ा कारोबार के क्षेत्र में कुशल कामगार तैयार करने के मकसद से मोदी सरकार समर्थ स्कीम को प्रोत्साहित कर रही है। देश के 18 राज्यों के करीब 4 लाख लोगों को समर्थ योजना के तहत कुशल बनाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र से जुड़े कामकाजों में लोगों को कुशल बनाना और क्षमता निर्माण करना है। समर्थ स्कीम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 12 अगस्त 2020 को वस्त्र मंत्रालय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच इसे लेकर समझौते का आदान प्रदान किया गया। डिग्निटी परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का प्रतीक सेवा दिवस को मनाने के लिए खादी व ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने 17 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में डिग्निटी परियोजना के अंतर्गत 6 अभिनव साइकिल, असज्जित व चाय कॉफी बिक्री इकाइयों का वितरण किया। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत 4 वर्ष में 1.480 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पहल योजना पहल का अर्थ है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, जो कि LPG DBTL योजना के लिए एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है। श्रमेव दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता लाकर देश में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए श्रम सुधारों से संबंधित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम केंद्र सरकार ने शुरू किया। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना खनिज खनन संबंधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोगों व क्षेत्रों के कल्याण हेतु इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने सितंबर 2015 में की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जनपद में आदिवासियों की आय में वृद्धि करने में मूल्यवर्धन की भूमिका को सुनिश्चित करने संबंधी वन धन योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को बालिका उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ होगा, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए 70,490 करोड़, पायलट परियोजना के लिए 1,466 करोड़, अनुसंधान व विकास के लिए 400 करोड़, अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपए शामिल हैं। सेतु भारतम परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2016 को नई दिल्ली में सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ किया था। सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना था। सशक्त परियोजना भी लॉन्च की गई थी। ये सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। देश में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक और नई पहल दिसंबर 2016 में शुरू की थी, आय घोषणा योजना IDS। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2017 को भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष और
आकाशमानवाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन भी था, तो दिसंबर 2018 में अंत तक प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना प्रारंभ की जाने घोषणा की। योजना का सौभाग्य योजना नाम दिया गया। 16 अक्टूबर 2017 को विश्व खाद्य दिवस से देश के 3 जिलों गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठाणे महाराष्ट्र व कोरापुट ओडिशा में जीरो हंगर प्रोग्राम पायलट आधारित योजना चालू की गई थी। नगर वन योजना। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार ने 5 जून 2020 को वन विभाग नगर निकायों को, गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट्स को स्थानीय नगरों के बीच भागीदारी और सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना कार्यान्वयन की घोषणा की थी। स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 11 अक्टूबर 2020 को दूरदर्शन व मोबाइल स्क्रीन पर लाइव प्रसारण के जरिए औपचारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी से गांवों के सर्वेक्षण और नक्शे पर आधारित स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के प्रमुख तत्व निम्नलिखित प्रकार थे। युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह योजना पीएम युवा 29 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री युवा योजना, इसमें जो है 5000 शब्दों तक का एक निबंध लिखना था, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ निबंधकर्ता को चुना जाना था। 75 युवाओं को चुना जाना था। 30 वर्ष से कम उम्र के 75 युवाओं का चयन करना था इसमें। ओके डियर, यहाँ पे जो है ये फुल आपकी मैगजीन हो चुकी है फिनिश। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।